विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। इसमें भी थियोरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया था। अब एग्जाम वाले क्वेश्चंस बचे हैं, वो लेते हैं। क्वेश्चन 1, सर्वसम का डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है। अगेन आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो ये तो आपने पढ़ रखा है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होता है बी कर्ल ऑफ ए माइनस ए कर्ल ऑफ बी। मैं यहाँ लिखता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ये अपन ने प्रूव किया था किसके बराबर होता है, ये बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है। कर्ल को आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये सब प्रूफ किया हुआ है अपना। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखें पहला ही ऑप्शन आ रहा है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी आपने 9 आइडेंटिटी प्रूफ की थी, उनमें से एक ये भी थी डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। जिनको याद नहीं है, प्रूफ देखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, यदि फंक्शन f इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू जेड स्क्वायर, तब ग्रेड f का बिंदु 1 माइनस 2 कॉमा माइनस 1 पर मान है। अगेन if function f equal to 3x square by minus by cube z square, then the value of gradient f at point this। तो gradient f तो आप जानते हैं न्यूमेरिकल है, तो सीधा निकाल लेते हैं अपन। gradient f का मतलब होता है i डेल डेल x प्लस j कैप डेल डेल y प्लस k कैप डेल डेल z ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन f। अब f के लिए दे रखा है तो उसको लिख देते हैं। f यहाँ दे रखा है तो सीधे सीधे डायरेक्ट ही लिख दें, डेल एफ ओवर डेल एक्स। आई कैप तो ऐसे कैसे रहेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली वाली टर्म का होगा 6x बाई माइनस 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहली टर्म में ही है, बाकी सेकंड तो माइनस बाई क्यू जेड स्क्वायर है, 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप टाइम्स। अब बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहली वाली टर्म से आया 3x स्क्वायर और दूसरी वाली टर्म से आया माइनस 3 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जे कैप वाली टर्म हो गई, प्लस के कैप वाली अब क्या है, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। 3x स्क्वायर बाई का 0, यहाँ हुआ बाई क्यूब जेड स्क्वायर का हो गया बाई क्यूब इंटू 2z, यानी कि माइनस 2 बाई क्यूब जेड। और इसको लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, और ग्रेडियंट f भाषा में भी लिख सकते हैं और सिंबल में भी लिख सकते हैं। कितना आ गया अपने पास, 6x बाई आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप और माइनस 2 बाई क्यूब जेड के कैप। अब पॉइंट पूछा है आपसे, इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट है, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 1, वो लिख देते हैं। बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1 पर, तो बस यही आंसर, वैल्यू लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ f। तो देखें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 2, तो कितना हो गया है, माइनस 12 आई कैप। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 2 लिख दी, माइनस 12 आई कैप, दो ऑप्शन में आ रहा है। फिर सेकंड वाले में लेते हैं अपन 3x स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 3 और ये 4 और 1 12, माइनस 12 नहीं 4 हो गया 12 और ये 1 12, यानी कि 3 माइनस 12 माइनस 9 जे कैप आ गया। अब ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है पहले वाले में, तो यही आंसर आ गया। आगे कैलकुलेशन नहीं करें आप। पहले क्या था, माइनस 12 आई कैप माइनस 12 आई कैप, दो ऑप्शन में दे रखा था। सेकंड टर्म आ गई माइनस जे कैप, पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले ही आंसर आ गया। और कैलकुलेट पूरा करना चाहें तो पूरा करते हैं। फिर लिखते हैं अपन y इक्वल टू माइनस 2, यानी कि माइनस
8 और माइनस यानी कि माइनस प्लस 16 -1 -16 के कैप। तो अब देखें कंप्लीट आंसर आ गया। कौन सा आ गया? अगेन वही फर्स्ट आंसर आ गया। क्या था? फंक्शन दे रखा था आपको एफ, फंक्शन एफ, और यू कैन से फंक्शन एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, और कितना दे रखा था? 3x² बाई माइनस बाई क्यूब z²। ग्रेडियंट एफ निकालना था, तो ग्रेडियंट एफ सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने, लेकिन वो कह रहा था 0.1 -2 1 पर। तो आपने जो भी कैलकुलेशन हुआ उसमें x = 1, y = -2, z = -1 रखा। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास -12y कैप -9j कैप -16 k कैप। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, यदि r बराबर cos ऑफ NT i कैप प्लस साइन ऑफ NT j कैप हो तब r क्रॉस dr/dt का मान होगा। अगेन इफ r इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ r क्रॉस dr/dt विल बी n इज कॉन्स्टेंट। तो ये तो बिल्कुल आसान है, r आपको दे ही रखा है, तो r क्रॉस dr/dt, पहले क्रॉस ये निकाल लेते हैं, यही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो r तो आपने लिख दिया, r क्या दे रखा है आपको? cos ऑफ NT i कैप प्लस साइन ऑफ NT j कैप, ये तो वेक्टर r दे दिया। अब क्रॉस dr/dt, तो यही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो r में दो टर्म है, पहले cos ऑफ NT को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा? -n साइन NT i कैप, ये तो पहली वाली टर्म का हो गया। सेकंड वाली टर्म का करते हैं। सेकंड वाली टर्म में क्या है? साइन NT, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया n cos ऑफ NT j कैप। अब वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो पहले तो i वाली टर्म का i वाली टर्म से करेंगे, तो i कैप क्रॉस i कैप 0 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? i कैप का j कैप से करेंगे, तो i कैप क्रॉस j कैप वो k कैप हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म हो गई n cos ऑफ NT इंटू cos ऑफ NT यानी cos स्क्वायर NT k कैप। अब j कैप का j कैप से करेंगे तो 0 हो जाएगा। j कैप का i कैप से किया, तो j कैप क्रॉस i कैप माइनस k कैप होगा। माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस n, कितना हो गया ये? साइन NT साइन स्क्वायर NT k कैप। n कॉमन ले लिया, k कैप कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया आपका? n ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर NT प्लस साइन स्क्वायर NT, ये 1 के बराबर हो गया k कैप। तो फाइनली ये किसके बराबर हो गया? फिर ये बराबर हो गया आपके पास n k कैप। तो देयरफॉर फाइनली आप लिख सकते हैं वेक्टर r क्रॉस dr/dt बराबर n k कैप। कौन सा ऑप्शन आ रहा है चेक कर लें आप, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो इसका इफ r इक्वल टू दिस देन r क्रॉस dr/dt इक्वल टू n k कैप, फोर्थ आंसर आ गया। ये देख सकते हैं आप, एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। r क्रॉस dr/dt कैलकुलेशन ओरल हो रही थी, मैंने तो लिख के किया है। खैर फिर आगे बढ़ते हैं। यदि r किसी बिंदु पर स्थित सदिश है, किसी बिंदु का स्थित सदिश है, तो डाइवर्जेंस ऑफ r का मान है। इफ़ r इज ए वेक्टर एट एनी पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ r, किसी भी पॉइंट का है तो आप पॉइंट करेंट पॉइंट ले लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डाइवर्जेंस आपने निकाला हुआ है, डाइवर्जेंस क्या अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थर्ड ऑप्शन आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है? 3। बहुत बार किया है और आपको याद करने की कहा गया था और याद करना ही है आपको। तो कैलकुलेशन चूँकि बिल्कुल छोटा सा है तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये याद होना चाहिए। आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप आई डेट डॉट के कैप 0 होंगे, तो आई आई जे जे के वाली टर्म कलेक्ट करेंगे अपन।
तो कितने हो जाएगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स 1, डेल डेल वाई ऑफ 1 और डेल डेल जेड ऑफ जेड 1, तो ये 3 के बराबर हो गया। डेल डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, डेल डेल वाई ऑफ वाई फिर 1 हो गया, डेल डेल जेड ऑफ जेड 1 हो गया। पहले शायद मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन ये आंसर वो थर्ड आ गया। और ये कैलकुलेशन नहीं करनी है जब एग्जाम में पेपर देने जाएंगे, ये लर्न होना चाहिए, बेसिक रिजल्ट है, पहले बहुत बार कर चुके हैं, थ्योरी के साथ प्रूफ भी किया था। क्वेश्चन 5, गॉस प्रमेय की सहायता से सरफेस इंटीग्रल एक्स प्लस जेड डी बाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई का मान होगा, जहाँ सतह एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का संपूर्ण पृष्ठ है। अगेन विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल will be where the surface S the whole page of the sphere x square plus y square plus z square equal to a square। ये क्वेश्चन भी अपन ने किया हुआ था थ्योरी के साथ, फिर दोबारा क्यों है, क्योंकि आपको पता रहे कि जो आप कर चुके हैं वही एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलते हैं। आपको याद है सरफेस इंटीग्रल ये आपके पास आता है, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ मैं दोबारा बता दूंगा आपको, x प्लस वाई, यानी कि इसको लिख देते हैं अपन f1 डी वाई डी जेड प्लस f2 डी जेड डी एक्स प्लस f3 डी एक्स डी वाई। ये किसके बराबर है, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल f1 ओवर डेल x प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z डी वी, और डी वी को लिख दे, डी वी लिख सकते हैं, या इसको डी एक्स डी वाई डी जेड वो लिख दें, आपको डी एक्स डी वाई डी जेड लिख देता हूँ, ये हो गया। तो इससे दोबारा देखें आप इसको, यहाँ क्या दे रखा है, देखो f1 के लिए क्या दे रखा है आपके पास x प्लस जेड, f2 क्या दे रखा है, f2 दे रखा है y प्लस जेड, f3 क्या दे रखा है x प्लस वाई। तो देखिए डेल f1 ओवर डेल x 1 के बराबर हो गया, डेल f2 ओवर डेल y ये भी 1 हो गया, डेल f3 ओवर डेल z ये 0 हो गया। तो 1 प्लस 0 2 आ गया, यानी कि सारा का सारा वॉल्यूम इंटीग्रल 2dv, यानी कि 2v, और v क्या है, इस स्फीयर का सरफेस है, इस स्फीयर का सरफेस के इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 4/3 पाई ए क्यू। तो 2 इंटू यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई ए क्यू। तो कौन सा आंसर आ गया आपका 8/3 पाई ए क्यू, ये आ गया। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे, ये दे रखा है। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया, ये पहले आपने बताया, ये पहला जो f1 दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, तो वो 1 आ रहा है, फिर f2 का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 और ये 0 dv, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल 2dv, ये 2v के बराबर हो गया। और v क्या था, a रेडियस वाले स्फीयर से घिरा हुआ आयतन, तो वो अपने पास है 4/3 पाई ए क्यू, यानी कि 8/3 पाई ए क्यू। इसमें बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये फिर भी लिख के किया है, नहीं बाकी आप डायरेक्ट उसको देख के ही बता सकते थे। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन क्या था आपका, डबल इंटीग्रल x प्लस जेड डी बाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो अपन ने सेट जो फॉर्मेट था उसमें चेंज किया, उसमें चेंज करने के बाद क्या आ गया, ये अपने पास सेट फॉर्मेट क्या था, सरफेस इंटीग्रल f1 डी वाई डी जेड प्लस f2 डी जेड डी एक्स प्लस f3 डी एक्स डी वाई। f1 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आ गया, f2 का y के रेस्पेक्ट में 1 आ गया, f3 का z के रेस्पेक्ट में 0 आ गया। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल 2dv में आ गया। तो 2 और वॉल्यूम इंटीग्रल dv वो v आ गया, v आपने रख दिया गोले का वॉल्यूम, और डायरेक्ट आंसर आ गया 8/3 पाई ए क्यू। फिर आगे बढ़ते हैं 6, यदि r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो तब डेल स्क्वायर 1/r बराबर है, r यानी कि मोड ऑफ r। अगेन इफ r इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 1/r। एक आपने रिजल्ट पढ़ रखा है डेल स्क्वायर r टू दी पावर n,
याद होगा, मैं समझता हूँ सबको, किसके बराबर था ये, n इंटू एन प्लस वन आर टू दी पावर n माइनस टू, इसके बराबर था। अब यहाँ क्या है, यहाँ n बराबर -1 है, डेल स्क्वायर 1/r, डेल स्क्वायर 1/r यानी कि n इक्वल टू -1, तो कितना आ जाएगा ये, -1 इंटू -1 प्लस 1 आर टू दी पावर -1 -2 यानी कि -3। लेकिन एक फैक्टर तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। डेल स्क्वायर ऑफ 1/r किसके इक्वल है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अपन ने प्रूव किया था, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किया था, फिर भी लिखा है पर्पजली के जो आप पहले कर चुके हैं वही एग्जाम में आ रहे हैं। तो डेल स्क्वायर आर टू दी पावर n, और कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे, डेल स्क्वायर 1/r, इसको आप लिखेंगे डेल डॉट डेल 1/r। अब 1/r, या इसको ऐसा करते हैं, इसको लिखने की बजाय ये हटाते हैं, लिख देते हैं समीशन डेल 2/del x स्क्वायर 1/r। इससे कर सकते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल डेल x ऑफ 1/r, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो कुछ आएगा फिर उसके x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर समीशन अप्लाई कर देंगे। तो डेल x, r चूंकि x का फंक्शन है, तो पहले तो r का r के रेस्पेक्ट में किया -1/r स्क्वायर, और फिर डेल r/del x, वो आपको याद है x/r। तो कितना हो गया ये, समीशन डेल x ऑफ -x/r³। अब फिर दोबारा करते हैं। अब इसको क्वेश्चन रूल करने की बजाय अपन ऐसे लिख लें इसको, डेल x -x इंटू 1/r³, u इंटू b से कर लेते हैं। तो अब इसको लिखते हैं आप यहाँ, किसके इक्वल हो गया, समीशन पहले -x का किया, -1 इंटू 1/r³ एज इट इज, फिर -x ऐसे कैसे रखा, 1/r³ का किया, वो कितना होगा, -3/r टू दी पावर 4 इंटू डेल r/del x, x/r हो गया। ये समीशन के अंदर चल रहा है सारा, तो हो गया -1/r³, दो टर्म बना देता हूँ, माइनस प्लस समीशन, ये हो गया 3x² r टू दी पावर 5। अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया -3/r³, और 3/r टू दी पावर 5 समीशन x², फिर आप जानते हैं r² के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया, -3/r³ प्लस 3/r³, ये 0 हो गया। यानी फाइनली डेल स्क्वायर 1/r बराबर 0। ये मैंने तो डिटेल में फिर कर दिया कैलकुलेशन से ये, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये फिर दोबारा देखते हैं, डेल स्क्वायर r टू दी पावर n, ये एक्सप्रेशन, ये जो रिजल्ट है n इंटू एन प्लस 1 r टू दी पावर n-2 लर्न करके रखना है। पहले भी अपन ने थ्योरी के साथ किया था, तब भी अपन ने ये बात रिवाइज की थी कि लर्न करना है, और r टू दी पावर n की जगह क्या दे दिया, r टू दी पावर -1, तो n बराबर -1 रखेंगे 0। और कैलकुलेशन से ये इसलिए रिवाइज कर दिया है कि आपको इस तरह भी आना चाहिए, डेल स्क्वायर 1/r, डेल स्क्वायर मीन्स डेल 2/del x स्क्वायर प्लस डेल 2/del y स्क्वायर प्लस डेल 2/del z स्क्वायर ऑफ 1/r, उसको अपन ने समीशन में लिखा, और समीशन में डेल 2/del x स्क्वायर को डेल x ऑफ डेल x ऑफ 1/r लिख लिया। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, समीशन अप्लाई कर रखा था, और वो अपने आप 0 आ गया। कुछ नहीं करना पड़ा, आप रूटीन तरीके से करते चले जाएं, सीधे आंसर आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7th, यदि वेक्टर r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और मॉड ऑफ r इक्वल टू वेक्टर r हो, तब e टू दी पावर r² की प्रवणता है। अगेन इफ r इक्वल टू दिस and mod of r equal to mod of vector r equal to small r, then the slope of e to the power r square
क्या दे रखा है, क्या पूछा है आपसे, स्लोप मीन्स ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर, ये पूछा है। फिर एक रिजल्ट याद करें, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन ऑफ आर, ये अपन ने प्रूव किया था थ्योरी के साथ, और आपसे कहा था याद करना है किसके बराबर होता है ये, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट आर। और ग्रेडियंट आर किसके बराबर था, फिर लिखता हूँ मैं, वो था आपके पास एफ डैश आर इंटू आर कैप, या कह सकते हो वेक्टर आर अपॉन आर, ये था। अब अपने पास एफ आर क्या है, ई टू दी पावर आर स्क्वायर है, तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ आर यानी कि नहीं, ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर, इसको डेल ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एफ आर के लिए क्या है, ई टू दी पावर आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करें, ई टू दी पावर आर स्क्वायर ऐसे कि ऐसे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू ग्रेडियंट आर, ग्रेडियंट आर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर, ये आर और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 2 इंटू वेक्टर आर इंटू ई टू दी पावर आर स्क्वायर। ये कहाँ दे रखा है, मैं वेक्टर को आगे लिख देता हूँ, हाँ क्या लिखा है इसको, 2 ई टू दी पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ई टू दी पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर 2 ई टू दी पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट लर्न करके रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन ऑफ आर किसके बराबर होता है, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट आर, और ग्रेडियंट आर कितना है, वेक्टर आर अपॉन आर, या इसको लिख सकते हो आर कैप। तो ये हुआ, तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन और आगे देखेंगे, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उनमें भी यही क्वेश्चन हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बिंदु 1, 2, 0 पर फाई बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का दिक् अपकलज सदिश इसकी दिशा में ज्ञात कीजिए। अगेन द डायगोनल वेक्टर ऑफ वेक्टर फाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1, 2, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये अपन जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जैसे फंक्शन दे दिया फाई, तो फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल फाई ओवर डेल ए, ये कितना होता है, ये होता है ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन में नापी गई दूरी ए हो, या एस ले लें उसको, जनरली बुक्स में एस लिखा होता है, हम ए भी लिख देते हैं, तो डेल फाई ओवर डेल एस कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई है। आपको कहाँ निकालना है, 1, 2, 0 पर। तो क्या करना होगा, पहले 1, 2, 0 पर इसकी ग्रेडियंट निकालनी होगी, फिर किसकी डायरेक्शन में लेना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। इस वेक्टर को अपन ए मान लेंगे, तो ए कैप निकाल लेंगे। यहाँ वेक्टर दे रखा है, यहाँ मान लेते हैं, माना वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। तो देयरफॉर ए कैप क्या होगा, इस वेक्टर में इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मॉडुलस जो 3 आ रहा है, पर एक बार मैं डिटेल में लिख देता हूँ, √1 + 4 + 4, यानी फाइनली ये आ गया, दिस एम्प्लाइज वेक्टर ए कैप इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये ए कैप है। तो ए कैप की डायरेक्शन में आपको इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है, और किस पॉइंट पर, 1, 2, 0 पर। तो देखिए गिवन फंक्शन दिया फलन फाई दे रखा है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक बार और देख लें, हाँ ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देयरफॉर ग्रेडियंट फाई,
ग्रेडियंट फाई यानी कि आई डेल डेल एक्स, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रेडियंट फाई लिख सकते हैं। आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और ब्रैकेट के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो पहले आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस जेड आ गया, यानी वाई प्लस जेड आई कैप। फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में आ गया एक्स प्लस जेड और जे कैप। फिर जेड के रेस्पेक्ट में किया, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई प्लस एक्स आ गया, वाई प्लस एक्स के कैप। और किस पॉइंट पर था, आपको पॉइंट और दे रखा था, पॉइंट दे रखा है 1, 2, 0 पर। अब बिंदु 1, 2, 0 पर ये अपन ने ग्रेडियंट फाई फिर दोबारा लिख दिया। ग्रेडियंट फाई कितना हो गया, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 0 लिखते हैं तो 2 प्लस 0 यानी कि आ गया 2i कैप। x प्लस जेड, x 1 है, z 0 है तो ये आपका j कैप आ गया, प्लस y प्लस x यानी कि 3k कैप आ गया। अब सदिश a क्या था, वो सदिश a लिख देते हैं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में बिंदु, वो नाम नहीं लिखा तो उसको बिंदु P लिख देते हैं। बिंदु P पर फलन एफ फाई का दिक् अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। कितना होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। ग्रेडियंट फाई आपने निकाल लिया, ऊपर है आपके पास, कितना है ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ए कैप भी आपके पास पहले से है, ए कैप की वैल्यू रख दी आपने, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। यहाँ मैंने वो ए कैप लिख दिया, ए कैप नहीं, ये सदिश ए है, ए की दिशा में, ठीक है, और ए कैप ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 तो आउटसाइड, 2 × 1 2 प्लस 2 प्लस 6 यानी कि 10/3 आ गया। तो पहले आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। 10/3 ये आंसर आ गया आपका। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बिंदु 1, 2, 0 पर फलन फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का दिक् अवकलज सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में है। कौन सा है ये पता करना था। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ फंक्शन फाई एट द पॉइंट 1, 2, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपने क्या किया, पहले आपने जो फंक्शन दे रखा था उसके लिए ग्रेडियंट फाई फंक्शन फाई के लिए ग्रेडियंट फाई निकाला। किस पॉइंट पर चाहिए था, 1, 2, 0 पर, उस पर ग्रेडियंट फाई आ गया। कितना आ गया वो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब किस दिशा में लेना था, सदिश a की दिशा में, तो सदिश a की दिशा में आपने a कैप ले लिया। तो इस बिंदु पर, दिए बिंदु पर इसका फलन फाई का दिक् अवकलज कितना होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट a कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रख दी, a कैप की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन किया, सिंपल कैलकुलेशन, 10/3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, यदि a एक अचर सदिश हो तथा वेक्टर r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो, तब डेल क्रॉस a क्रॉस r का मान है। अगेन, इफ a इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, देन डेल क्रॉस a क्रॉस r, और यू कैन से कर्ल ऑफ a क्रॉस r इज। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अपन ने प्रूफ किया था और लर्न करने के लिए भी कहा था। कर्ल ऑफ a क्रॉस r, कर्ल ऑफ a क्रॉस r कितना आता है, 2 टाइम्स वेक्टर a, जहाँ a क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है।
तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, वो आपको आता है। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मैं दोबारा थोड़ा सा हिंट दे दूँ। वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये है। अब आप क्या करेंगे, A क्रॉस R निकालेंगे। और A क्रॉस R कैसे, यही आपकी सारणी की सहायता से I कैप J कैप K कैप, यहाँ A1 A2 A3 और ये X बाई Z। वैसे तो आपने पहले ही कर लिया और अपन को याद रखना है ये। और A क्रॉस R आ गया। A क्रॉस R के बाद फिर कर्ल ऑफ A क्रॉस R निकालेंगे। कर्ल ऑफ A क्रॉस R कैसे आएगा, फिर वही सारणी की सहायता से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। I कैप J कैप K कैप, यहाँ आ जाएगा डेल डेल X डेल डेल बाई और डेल डेल Z। और फिर इनकी वैल्यू A क्रॉस R के जो I J के कंपोनेंट आएंगे वो लिखेंगे। क्या आएगा अपने पास, I वाला आएगा A2Z माइनस A3 बाई, तो वो अब नहीं लिख रहा हूँ, तो आप करेंगे। ये पहले किया हुआ है, फिर भी बार बार क्यों लिखे जा रहे हैं, पर्पजली लिखे जा रहे हैं। देखें फर्स्ट ग्रेड में आया, अभी ACF 2021 में एग्ज़ाम हुआ, वहाँ भी आया, और RPSC हेड मास्टर जो 2012 वहाँ भी आया। तो ये जो अपन ने थ्योरी के साथ क्वेश्चन कर लिए हैं वही क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि R बराबर XI कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप तथा मॉड ऑफ R इक्वल टू R, तो वेक्टर R अपॉन R का अपसरण है। अगेन इफ R इक्वल टू दिस एंड मॉड ऑफ R इक्वल टू सिंपल R, मॉड ऑफ वेक्टर R इक्वल टू सिंपल R, देन डाइवर्जेंस ऑफ दिस, ये भी आप कर चुके हैं। डाइवर्जेंस ऑफ R वेक्टर R अपॉन R कैप, ये पहले अपन कर चुके हैं। कितना आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 अपॉन R के बराबर आता है। डाइवर्जेंस ऑफ R कैप, या आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R अपॉन R, अपन ने अच्छी तरह से प्रूव किया था, 2 अपॉन R के बराबर है। ये भी देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड 2012 में है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में है, और ये भी यूपी पीजीटी का अगस्त 21 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी आया है। यानी जो क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं वही क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में भी वही आए थे और अब भी वही आएंगे। तो ये पर्पजली मैंने दोबारा लिखे हैं, तो इनको आप देखें, थ्योरी के साथ जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। कैसे करेंगे इसको, एक बार फिर थोड़ा सा हिंट। डाइवर्जेंस ऑफ R कैप यानी कि डेल डॉट R कैप, और डेल डॉट R कैप, या कह सकते हो आप इसे डेल डॉट वेक्टर R अपॉन मॉडुलस R। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, I कैप डेल डेल X प्लस J कैप डेल डेल बाई प्लस K कैप डेल डेल Z डॉट X अपॉन R I कैप प्लस बाई अपॉन R J कैप प्लस Z अपॉन R K कैप। अब I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये वाली टर्म कलेक्ट करेंगे, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा आपका, डेल डेल X ऑफ X अपॉन R प्लस डेल डेल Y ऑफ Y अपॉन R प्लस डेल डेल Z ऑफ Z अपॉन R। समीशन लगा दें तो क्या आ जाएगा, डेल डेल X ऑफ X अपॉन R, और यू कैन से X इंटू 1 अपॉन R। ये किया, X अपॉन R लिख सकते हैं या X इंटू 1 अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो X का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, 1 इंटू 1 अपॉन R प्लस X एज इट इज 1 अपॉन R का किया माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, और डेल R ओवर डेल X आपको याद है X अपॉन R, ये हो गया। फिर समीशन लगा दिया, समीशन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R क्यू आउटसाइड समीशन X स्क्वायर। समीशन X स्क्वायर आप जानते हैं R स्क्वायर होता है। समीशन 1 अपॉन R वो 3 अपॉन R आ गया, क्योंकि X वाली टर्म के साथ भी 1 अपॉन R आएगा, Y वाली टर्म के साथ भी 1 अपॉन R आएगा, और Z वाली टर्म के साथ भी 1 अपॉन R आएगा, माइनस 1 अपॉन R क्यू इंटू R स्क्वायर, 3 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R, तो कितना आ गया ये 2 अपॉन R। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R अपॉन R बराबर 2 अपॉन R। मैंने ये दोबारा कर दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ये करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये याद रखना है आपको।
डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, और यू कैन से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर इक्वल टू 2 अपॉन आर। ये अपन ने थ्योरी के साथ किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन किए हुए हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, यदि v तलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 4 से घिरा आयतन है और फाई बराबर 45x स्क्वायर y है, तो ट्रिपल इंटीग्रल फाई dx, वॉल्यूम इंटीग्रल फाई dv, dx नहीं dv बराबर है। तो ये dv ट्रिपल इंटीग्रल में लिख रखा है, dv को तो क्या करते हैं अपन dx dy dz लिख देते हैं। अब ये प्लेन देखते हैं सारे, तो देखो इन प्लेन से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा होगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने थ्योरी के साथ भी किया था, दोबारा आ गया, तो फिर एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्षेत्र B, जो क्षेत्र V दे रखा है, वॉल्यूम B दे रखा है, समतलों कौन कौन से समतल हैं वो मैं लिखता हूँ। समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और कौन सा समतल है वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, या इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 4 बराबर 1 से घिरा क्षेत्र है। ये है, तो ये समतल कौन से, ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और ये कौन सा प्लेन हो गया, ये इस तरह हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। x एक्सिस पर ओरिजिन से 2 डिस्टेंस तक है, y एक्स पर ओरिजिन से 2 डिस्टेंस तक है, और z एक्सिस पर ओरिजिन से 4 डिस्टेंस तक है। इसको अपन फिगर बनाते हैं। ये तो x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये आपकी z एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन। तो पहले अपन पॉइंट लगा लेते हैं। x एक्सिस पर तो ये 2 डिस्टेंस पर, y एक्सिस 2 डिस्टेंस पर, और z एक्सिस पर 4 डिस्टेंस पर। ये नाम लिख लेते हैं अपन 2, 0, 0, ये b 0, 2, 0, और ये मान लिया c है 0, 0, 4, और ये मिला दिया आपने, ये है। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपके घर पे एक कमरे में कुछ आपने, जैसे मकान कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बजरी बची हुई है, तो बजरी अपन ने कॉर्नर में भर दी। कॉर्नर में एक्स एक्सिस पर तो कितनी फैली हुई है, ये 2 डिस्टेंस तक, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस तक एक्स एक्सिस पे, 2 डिस्टेंस तक वाई एक्सिस पे, और हाइट कितनी है उसकी 4। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस अपन ले लेते हैं, ये ऊपर वाली सरफेस है बजरी की। तो इस तरह से मतलब कॉर्नर में, और जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली मैं सतह बता दूं, नीचे वाली कौन सी है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ये ओरिजिन हो। तो एक्स वाई प्लेन में तो ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। इस ट्राइंगल जो ये लाइन है, ये ए, और ये बी पॉइंट, जो बी पॉइंट लिखा है आपने, ए बी का समीकरण क्या आएगा, ए बी का समीकरण आप देख सकते हैं कि इस प्लेन को z इक्वल टू 0 लिख दिया प्रोजेक्शन, तो वो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 2 हो गई। जब z बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 4, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y इक्वल टू 2। और इसको अलग से अगर बनाएं अपन यहाँ पर छोटा सा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये हो गई, ये ए बी। ए के कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास 2, 0, और बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2, और ये वाला पोर्शन अपने पास यहाँ पे रहा। ये वो ओ पॉइंट है। तो देखिए, जब वॉल्यूम इंटीग्रल लगाएंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल में z की लिमिट कहाँ जाएगी, लोअर सरफेस से नीचे वाली सरफेस से ऊपर वाली सरफेस तक। नीचे वाली सरफेस कौन सी है, ये एक्स वाई प्लेन,
तो एक्स वाई प्लेन में तो जेड बराबर 0 है, और जेड कहाँ जाएगा, इस प्लेन पर, जो ऊपर जो अपन ने लेयर बना रहे हैं, जैसे बजरी भर दी थी तो ऊपर वाली जो लेयर है बजरी की वो, और उसकी इक्वेशन क्या है 2x + 2y + z = 4 है। तो जो ट्रिपल इंटीग्रल आपने लिखा है, मैं यहाँ लिख दूँ उसको, ट्रिपल इंटीग्रल फाई dv को लिख देंगे dx dy dz, और फाई की भी वैल्यू लिख सकते हैं। फाई क्या दे रखा है अपने पास, फाई दे रखा है 45x² बाई 45x² बाई, तो z की लिमिट तो कहाँ जाएगी, z की लिमिट तो 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन से इस प्लेन तक जाएगी। इस प्लेन में z की वैल्यू क्या है, 4 - 2x - 2y है, z बराबर 0 से ये हो गया। फिर बाई, अब बाई के लिए क्या हो गया, इसका सारे का प्रोजेक्शन आ गया एक्स वाई प्लेन में, तो बाई की लिमिट जाएगी नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक। नीचे वाली लाइन क्या है, एक्स अक्ष बाई = 0, और इस पर बाई बराबर क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2 - x, तो बाई की लिमिट ये होगी 0 से 2 - x। फिर एक्स एक्सेस पर एक्सपेंशन कितना है, प्रसार कितना है, 0 से a तक, तो वो 0 से लेके 2 तक जाएगी। तो ये अपना जो वॉल्यूम इंटीग्रल आपको बताया हुआ है वो ये लिमिट आएंगी। ये देखें ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रल फाई dv, तो ट्रिपल इंटीग्रल 45x² बाई dx dy dz है ही। x की वैल्यू 0 से लेके, ये थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 0 से लेके 4 - 2x - 2y, y वेरीज फ्रॉम 0 to 2x और x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। मैं यहाँ बता देता हूँ जो अपनी राइटिंग में लिखा है कि पहले तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्र कौन सा हुआ, 3 समतलीय प्लेन है, वो समतल हैं, निर्देशी समतल हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन से z = 0 एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये जो जेड एक्स प्लेन है इस साइड में ये y = 0 होता है, और जो बाई जेड प्लेन है वो x = 0। यानी कि आप फिजिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर पे आपके एक रूम है, रूम में आपने कॉर्नर में क्या है, बजरी भर दी है, तो बजरी कैसे जो भरी हुई है, जो ऊपर वाली लेयर है, उस ऊपर वाली लेयर की इक्वेशन तो ये है 2x + 2y + z = 4। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया था, इससे आपको ये पता पड़ गया कि एक्स एक्सेस पर कितनी फैली हुई है बजरी, वो 2 डिस्टेंस तक, यानी a के कोऑर्डिनेट 2 0 0। इसी तरह बाई एक्सेस पर कहाँ फैली हुई है, कितनी डिस्टेंस तक, 2 डिस्टेंस तक, तो b के कोऑर्डिनेट 0, 2, 0, और इसी तरह z एक्सेस पर हाइट कितनी है 4, यानी कि 0 0 4 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह से ये था, तो z का मान तो नीचे वाली सरफेस से इस ऊपर वाली जो बजरी की लेयर आएगी वहाँ तक आ गया। फिर इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लिया तो ये वाला फिगर हो गया। बाई का मान कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस से लेके इस लाइन तक। लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 2, यानी कि बाई की वैल्यू चली गई आपकी 0 से लेके 2 - x तक, और x का मान 0 से लेके यहाँ तक a तक जो एक्सपेंशन है वो 0 से 2। तो इस तरह से ये वॉल्यूम इंटीग्रल की बाउंड्स रही। ये अपन ने थ्योरी के साथ भी किया था, जब और डिटेल में किया था, तो और देखना चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन 12, माना पृष्ठ S तथा R बराबर xi कैप + yj कैप + zk से परबद्ध आयतन V है, तब सरफेस इंटीग्रल r.n ds बराबर है। दोबारा से ये r.n कैप होना चाहिए, यहाँ n कैप आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दोबारा से द लेट द वॉल्यूम्स सराउंडेड बाई सरफेस S एंड वेक्टर r b कैपिटल V, देन दिस इक्वल टू वाट। तो ये तो अपन उससे जानते हैं, किससे, गॉस थ्योरम से। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r dv ये आएगा। r क्या है, xi + yj + z, इसका डाइवर्जेंस तो जानते हो आप कितना होता है, वो डाइवर्जेंस 3 के बराबर है। तो ये आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल 3 × dv, और 3 × dv ये तो 3b के बराबर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। दोबारा से देख लें, पृष्ठ S द्वारा घिरा हुआ आयतन दे रखा है V है, तथा फलन R दे रखा है। R क्या है, xi कैप + yj कैप + zk कैप, और ये सरफेस इंटीग्रल r.n कैप ds दे रखा है। ये अपन जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, कि सरफेस इंटीग्रल
डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ आर है तो डाइवर्जेंस ऑफ आर के बराबर होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आर के बराबर होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ आर आप जानते हैं 3 है, तो 3 तो आउटसाइड ले लिया। वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी वो वी के बराबर हो गया, तो 3b ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, यदि x तल में C एक सतत बंद वक्र है जो कि क्षेत्र S को घेरता है तथा P एवं Q क्षेत्र S पर 2 सतत अवकलनीय फलन है, तो सरफेस इंटीग्रल डेल Q ओवर डेल x माइनस डेल P ओवर डेल y dx dy बराबर है। अगेन इफ C इज ए कंटिन्यूस क्लोज कर्व इन द xy प्लेन enclosing a region S and P and Q are 2 continuous differentiable functions on the region S, देन दिस डबल इंटीग्रल इक्वल टू। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट याद करें, क्या था ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट, मैं दोबारा लिखता हूँ। ये लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ये बराबर था सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखें ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, फर्स्ट दे रखा है डेल क्यू ओवर डेल एक्स सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये लाइन इंटीग्रल। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे आ गया। ये भी आरपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो वेक्टर कैलकुलस थ्योरी के साथ आपने पढ़ लिए हैं, सारे पढ़ लिए हैं जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये पर्पजली कि आप इसको ध्यान रखें। 14, अदिश क्षेत्र फाई के किसी बिंदु P पर वेक्टर A की दिशा में दिक् अवकलज होता है। अगेन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई एट ए पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाई। अभी देखा था आपने, अभी क्वेश्चन किया था, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल रहे थे, वेक्टर ए की दिशा में करना होता है। तो क्या होता है अपने पास डेल फाई ओवर डेल एस या डेल ए कुछ भी लिख सकते हैं। क्या होता है ये ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, यही है। या डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई भाषा में भी लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। एमएससी एंट्रेंस राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला ये। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी वेक्टर कैलकुलस है वही 0 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और 0 लेवल के और स्पेशली वो जो अपने क्लास में कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई का मान होगा। तो ये तो आप पहले से जानते हैं, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। मैं लिखता हूँ दोबारा से, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई ये बराबर है, आपको लर्न करके रखना है, पहले थ्योरी के साथ 2 बार किया हुआ है, डेल स्क्वायर फाई। दोबारा लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई ये कह सकते हो डेल डॉट डेल फाई। अब दोनों डेल की वैल्यू रख देते हैं, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। ये आपने डिटेल में लिख दिया। अब जब प्रोडक्ट करेंगे आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, जे वाली टर्म का जे वाली से होगा, के वाली टर्म का के वाली टर्म से होगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के सब 0 हो जाते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर फिर डेल डेल एक्स डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल डेल जेड डेल फाई ओवर डेल जेड। और ये कितना हो गया फिर अपने पास डेल 2 फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर।
इन सब में से फाई को आउटसाइड लिख लिया तो क्या आ गया अपने पास, del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del z स्क्वायर ब्रैकेट फाई। और ये किसके बराबर है, ये ही अपने पास del स्क्वायर फाई के बराबर है। लेकिन आपको ये जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से करना नहीं है, आपको क्या करना है, जो पहले से कर रखा है उसी को याद रखना है। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई बराबर del स्क्वायर फाई। तो कौन सा आंसर आ गया 15 क्वेश्चन का, पहला आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16, सदिश फलन f जिसकी केवल दिशा अचर है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इफ वेक्टर f whose only direction is constant for which the following statement is true, कौन सा करेक्ट है। ये अपन ने जब वेक्टर कैलकुलस शुरू की थी और डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तब क्वेश्चन किए थे। अगर f अचर है, अगर सदिश अचर है तब तो क्या होता था, df ओवर dt कांस्टेंट होता था। वो df ओवर dt 0 के बराबर होता था, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0। अगर f का मॉडुलस कांस्टेंट है तब अपन ने किया था f डॉट df ओवर dt बराबर 0। कब, जब इसका मॉडुलस कांस्टेंट हो तब ये, यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन, वो जो फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव उस वेक्टर फंक्शन के परपेंडिकुलर होता था। और जब दिशा अचर है तब आपने पढ़ा था ये f क्रॉस df ओवर dt बराबर 0, यानी कि वेक्टर का डेरिवेटिव उसके पैरेलल होता था। तो यहाँ कौन सा आ गया अपने पास, पैरेलल है तो वो कौन सा, हाँ ये सेकंड आंसर आ गया, ये 0 आएगा ये। यानी कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है, वेक्टर फंक्शन दे रखा है और उसकी सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव उस वेक्टर के पैरेलल होता है, यानी कि f क्रॉस df ओवर dt बराबर 0। तो आप देख सकते हैं सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने थ्योरी के साथ किए हैं और सेकंड ग्रेड 14 का है। और भी बहुत बार आया है, इसमें कम टैग लग रहे हैं। तो ये जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे वेक्टर कैलकुलस सिलेबस में है तो ऑब्जेक्ट टाइप में यही क्वेश्चंस आएंगे। और देखते हैं, यदि क्वेश्चन 17, यदि वेक्टर एक अचर सदिश है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इफ़ ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला दे रखा है ए डॉट डेल बराबर डेल डॉट ए, सेकेंड डेल डॉट ए बराबर 0। अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, ये अपन जानते हैं पहले से, यानी कि डेल डॉट ए बराबर 0, ये वाला सही है। अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल ये भी 0 होता है, यानी कि थर्ड वाला भी सही है, ये वेक्टर 0 आएगा यहाँ ये। और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, जब कर्ल ऑफ ए 0 है तो डाइवर्जेंस ये भी 0 आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए बराबर 0, ये भी आपका 0 आएगा। तो कौन सा गलत रहा, पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ये गलत है। कैसे गलत है देखें, राइट साइड में तो क्या दे रखा है, राइट साइड में तो दे रखा है आपको डेल डॉट ए, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए 0, अचर सदिश का अपसरण डाइवर्जेंस 0 होता है, तो इसलिए ये राइट साइड में तो ये आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, डेल डॉट ए बराबर 0 होता है, ये अपन ने पहले सेकंड ऑप्शन में भी लिख रखा है। अब ए डॉट डेल, ए डॉट डेल ये दूसरा ऑपरेटर है, उसको अपन देखो यहाँ देख सकते हैं, मान लेते हैं ये पहले आपने देखा हुआ है कि सपोज वेक्टर ए बराबर ये क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है। तब a डॉट डेल अपन ने इस पर क्वेश्चन भी किए थे और a डॉट डेल जो नया ऑपरेटर है वो भी अपन ने कैलकुलेट किया था। a की जगह तो क्या लिख दिया, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट डेल, डेल क्या होगा, i कैप डेल डेल x
प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड किसके बराबर है, ये A डॉट डेल के बराबर है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है एक, और कौन सा ऑपरेटर है ये बता दिया आपको। और राइट साइड में डेल डॉट ए दे रखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, सिंस A डॉट डेल बराबर A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड, और डेल डॉट ए को भी लिख देता हूँ मैं, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये किसके बराबर आ गया आपके पास, डेल डेल एक्स ऑफ A1 प्लस डेल डेल बाई ऑफ A2 प्लस डेल डेल जेड ऑफ A3, और ये तीनों अलग अलग जीरो हो गए क्योंकि A1 A2 A3 तो कांस्टेंट है जीरो। तो देयरफॉर A डॉट डेल नॉट इक्वल टू डेल डॉट ए, ये बराबर नहीं है। तो एक बार दोबारा देख लें ऑप्शन पे आने से पहले, यदि A एक अचर सदस्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इफ A इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपने देखा दूसरा और तीसरा तो क्या है, अचर सदस्य का डाइवर्जेंस और कर्ल है वो जीरो हो गए, कर्ल ऑफ ए जीरो है तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए भी जीरो हो गया। तो A डॉट डेल डेल डॉट ए ये सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हुआ। और कैसे नहीं है वो आपने देखा यहाँ पर, A डॉट डेल ये डिफरेंशियल ऑपरेटर बना और डेल डॉट ए जीरो आ गया, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं अपन ने, जो भी क्वेश्चन किए हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आप थ्योरी के साथ कर चुके थे। तो वेक्टर कैलकुलस बेहद मतलब आसान टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से, और वो वही हैं, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम जो आपने थ्योरी के साथ कर लिए। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप केयरफुली जो थ्योरी वाले वीडियो उन्हीं को रिवाइज करें, और उन्हीं से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे सब आपके कवर हो जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शनली कभी टिपिकल आ जाता है तो सबके लिए आता है, तो वो भी आपके जो देखे हुए क्वेश्चन भी बाई द वे नहीं आएंगे, तो वो भी आपको उसी थ्योरी के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।